Class 7th, Subject History, Chapter 3, The Delhi Sultanate. Good morning, dear students. Today I will teach you about Delhi Sultanate. In this video, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ. When the Turkish rulers came to settle down in India, they also brought with them the nobles, artists, musicians, court poets and entertainers to decorate their court in India. तुर्की के शासक तुर्क मुसलमान सुल्तान आदि जब हमारे देश में शासन करने के उद्देश्य से आए और अपने साम्राज्य की स्थापना की, तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारे अच्छे विद्वान, उच्च वर्ग के लोगों को, कलाकारों को, संगीतकारों को और दरबारी कवियों को अपने राज दरबार को सुशोभित करने के लिए अपने साथ लाया था. इसी क्रम में मोहम्मद गोरी, द टर्किश रूलर, when came to India, he defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in 1192. इसी क्रम में तुर्क आक्रमणकारी और शासक कह लीजिए कि जब हमारे देश में, उसका नाम था मोहम्मद गोरी, जब वह हमारे देश में 1192 ईस्वी में आया 1192, तो तराई के दूसरे युद्ध में, सेकेंड बैटल्स ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया. और आफ्टर हिज विक्टोरी गोरी लेफ्ट इंडिया फॉर हिज होम इन गजनी. और जब भारत के धन को लूटकर वापस अपने देश गजनी जाने लगा, तो अपने एक विश्वास पात्र गुलाम कुतुब उद्दीन ऐबक को अपना राजगद्दी सौंप दिया भारत में. हिज ट्रस्टेड स्लैब कुतुब उद्दीन ऐबक laid the foundation of the Slav dynasty and became the first Sultan of Delhi in 1206. 1206 ईस्वी में उसने दिल्ली की राजगद्दी कुतुब उद्दीन ऐबक को सौंपा था. This dynasty is also referred to as the Mamluk dynasty. Mamluk is an Arabic word for slave. अरबी शब्द एक है मामलुक, जिसका मतलब होता है गुलाम. और इस क्रम में आगे कुतुब उद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत के शासन की शुरुआत हुई थी. द मामलक डायनेस्टी ड्यूरिंग 1206 टू 1290. 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच जो शासन का समय था, वह कुतुब उद्दीन ऐबक का था. कुतुब उद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक था कुतुब उद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था. अंडर हिम द मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड द लार्ज पार्ट ऑफ द नदर्न इंडियन सब कंटिनेंट्स फॉर्म द दिल्ली सल्तनत. और उसके शासन काल में आधुनिक समय का जो अफगानिस्तान है और लार्ज पार्ट ऑफ द नदर्न इंडियन सब कंटिनेंट, उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र, सबको जो है एक साथ मिलाकर के दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसने की थी. ही इनिशियली रूल्ड फ्रॉम लाहौर बट ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली. लेटर ऐबक वाज निकनेम्ड लख बख्श. उसने लाहौर से लेकर और उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन अपनी राजधानी उसने बाद में दिल्ली को ही बनाया था.
टू दिल्ली, और कुतुबउद्दीन ऐबक का निक नेम यानी कि उपनाम लखबख्श भी था। द कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क्यू एंड दिल्ली एंड द 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर वेयर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रिजिम। उसके शासन काल में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया था। और दिल्ली में जो एक फेमस मीनार है कुतुब मीनार जिसका नाम है, उसको कुतुबउद्दीन ऐबक ने ही शुरू कराया था, लेकिन he died in an ancient in 1210 while playing चौगान a kind of polo on horseback। 1200 ईस्वी में वह एक पोलो की तरह खेला जाने वाला खेल है चौगान, वह खेल रहा था और इसी क्रम में घोड़े के पीठ से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसने कुतुब मीनार को बनवाने का काम अधूरा छोड़ दिया। और उसके बाद उसका जो सक्सेसर उत्तराधिकारी था, उसका दामाद इल्तुतमिश, उसने उसको पूरा किया था। इल्तुतमिश का शासनकाल जो था वह कुतुबउद्दीन ऐबक के मरने के बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1210 टू 36, 1210 से 1236 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश शासन किया था और उसी ने कुतुबउद्दीन ऐबक के उस अधूरे कुतुब मीनार को पूरा कराया था। दिस इज द वन रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन्स। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो यह स्पष्ट रूप से आप ध्यान दीजिए कि कुतुबउद्दीन ऐबक ने इसको अपने रिजिम में शुरू किया था 1206 ईस्वी में और उसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इल्तुतमिश ऑल्सो अ ट्रस्टेड स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ कुतुबउद्दीन ऐबक। कुतुबउद्दीन ऐबक का वह दामाद भी था और एक विश्वासी गुलाम था। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1210 और वह 1210 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। ही कन्क्वेरेड रणथंभौर, बयाना, मंदौर एंड जालौर वाइल क्रशिंग द रिवोल्ट इन बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार के कुछ शासकों से लड़ाई लड़ते हुए उसने अपने विजय अभियान को रणथंभौर, बयाना, मंदौर और जालौर तक जो है वह फैला रखा था और उसको अपने कब्जे में कर लिया था। इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज्ड द टर्किश नोबिलिटी इनटू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। इल्तुतमिश अपने राज दरबार में 40 महत्वपूर्ण रईस जादों का एक ग्रुप जो है वह तैयार किया था, कॉल्ड चालीसा, जिसको चालीसा कहा जाता था या चहलगनी, चहलगनी कहा जाता था, चालीसा या चहलगनी। देन नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रजिया सुल्तान। अगला उत्तराधिकारी कह लीजिए दिल्ली सल्तनत का वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1236 टू 39। रजिया सुल्तान का शासन काल जो है वह 1236 ईस्वी से 1239 ईस्वी के बीच का है। रजिया सुल्तान द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, वह इल्तुतमिश की बेटी थी। वाज द वन मुस्लिम वोमैन रूलर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत का एक मुस्लिम शासिका थी। शी वाज अ ग्रेट मोनार्च, वाइज अ डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस एंड अ प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट्स बट बॉर्न ऑफ द रॉन्ग जेंडर। वह तेज दिमाग की एक कुशल प्रशासिका थी, महिला थी और साम्राज्ञी भी थी, न्याय के क्षेत्र में भी और हर प्रशासन और शासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में वह एक कुशल प्रशासिका थी, अच्छी महिला थी। गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स
लेकिन दुर्भाग्य से वह विपरीत लिंग में अर्थात स्त्री में जन्म ली थी। Opposing the gender, she wore male attire and appeared in public without any veil. बिना किसी झिझक और हिचक के वह पुरुष राजसी वेश को धारण करके राज दरबार में बैठती थी और जनताओं के बीच जो है वह पहुंचती थी और कुशल न्याय करती थी। She established law and order throughout the empire. अपने पूरे साम्राज्य में वह एक अच्छे ढंग से नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। The nobility opposed her rule and also disapproved of the high position she granted to her Ethiopian slave Yakut. They revolted against her. She was killed by the nobles while she was on her way to reclaim her empire. और इसके इस कुशल और कठोर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण बहुत सारे जो इसके दरबार के रईस ज़्यादा थे, रईस लोग, उच्च वर्ग के नोबलिस्ट लोग राज दरबार के, वे इसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे, इससे जलते थे, जिसके कारण इसे इन रईस ज़्यादों के द्वारा, नोबलिस्टों के द्वारा अपने सिंहासन पर बैठने के क्रम में छल से मारा गया था। इसके बाद रजिया सुल्तान का अगला जो सक्सेसर उत्तराधिकारी होता है उसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस 1246 टू 66, 1246 से 66 ईस्वी तक नसीरुद्दीन मोहम्मद ने शासन किया था और इसी क्रम में इसका अगला सक्सेसर था गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 ईस्वी तक। ड्यूरिंग द 1266 टू 87 नेक्स्ट सक्सेसर वाज गयासुद्दीन बलबन। रजिया वाज सक्सीडेड बाय हर ब्रदर नसीरुद्दीन मोहम्मद। अपने भाई नसीरुद्दीन मोहम्मद को उत्तराधिकारी बनाई थी रजिया सुल्तान ने। इसके बाद ही डाइड इन 1266, 1286 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद मारा गया। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन खलजी गयासुद्दीन बलबन बना था। After ascending the throne, Balban faced opposition from the Turkish chief who wanted someone of their choice to occupy the throne. With a view to suppressing them, he sought to centralize all power and authority in his own hand. और इस क्रम में सिंहासन पर बैठने के कुछ ही दिन बाद गयासुद्दीन बलबन तुर्क के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे, तुर्की के सुल्तान, उससे इसको लड़ना पड़ा था। और वह तुर्की सुल्तान चाहता था कि गयासुद्दीन बलबन को राजगद्दी से हटाकर और उस पर वह अधिकार कर ले। इसके लिए इसने कठोर संघर्ष करते हुए अपने साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर उसको एकीकृत करने का प्रयास किया था और सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले रखा था। हिज पॉलिसी इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी, एकदम लौह तत्व की तरह जो है वह जमे रहना और टिट फॉर टैट जैसा जो है सो वह व्यवहार करता था। बलबन इज ऑल्सो credited with having established an efficient spy system to keep himself informed and to ensure the loyalty of the people towards the throne. अपने सिंहासन पर बैठने के क्रम में
वह अपने चारों तरफ एक ऐसे गुप्तचर और स्पाई को लगा रखा था जो उसके टैक्सेशन सिस्टम में और बहुत सारे जो राजस्व की वसूली वगैरह होती थी उसमें कहीं कोई घपला नहीं करे, और इस तरह उसके प्रति लोगों में किसी तरह का जो है सो कोई षड्यंत्र की बात नहीं हो, इसका पता लगाने के लिए भी स्पाई नियुक्त किया होता था। द गंगा यमुना द्वाब वाज क्लियर्ड ऑफ ऑल रॉबर्स, और वह इतना साहसी और महत्वाकांक्षी और न्यायप्रिय था कि उसने गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में भी जो है ना रॉबर्स डाकुओं से उसको जो है वह एकदम जो है सो स्वतंत्र कर रखा था। He took important measures to ensure impartiality in the administrations of justice. During his regime, the powerful group of the Chahalgani nobles was completely broken. और उसके अपने शासन काल में न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसने इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण जो 40 सदस्य थे रईसजादे है ना नॉबलिस्ट, उसके ग्रुप को खंडित करके तितर बितर किया था और उसको फूट डाला था, तोड़ने का प्रयास किया था, क्योंकि यह वो 40 इसके शासन में जो है सो हमेशा अरंगा लगाने का प्रयास करते थे। और इसी क्रम में अगला है आपका द खलजी डायनेस्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1290 टू 1320, 1290 से 1320 ईस्वी के बीच खिलजी डायनेस्टी, खिलजी साम्राज्य की स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत में, उसका अधिकार हुआ था। गियासुद्दीन बलबन डाइड इन 1287, 1287 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई थी। हिज सक्सेसर वेयर टू वीक एंड इनकम्पिटेंट टू कैरी फॉरवर्ड हिज लीजेसी इन 1290, 1290 ईस्वी तक उसके अगले उत्तराधिकारी जो थे वे अयोग्य थे और अपनी शासन व्यवस्था को प्रतिस्पर्धी तौर पर आगे ले जाने में असक्षम थे, सक्षम नहीं थे। ए नॉबल नेम्ड जलालुद्दीन खलजी किल्ड बलबन्स ग्रैंडसन, और इसी क्रम में जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के ग्रैंडसन को, पोते को मार दिया, कैकबट, एंड एस्टेब्लिश्ड द खिलजी डायनेस्टी, और इसके बाद वहाँ खिलजी राजवंश की स्थापना उसने की थी। जलालुद्दीन खिलजी suppressed the revolt of Balban's successors and overcome the external threat of the Mongol. His brief rule was based on the participations of people in the process of governance. और इसके बाद उसने बलबन के उत्तराधिकारी को हटाकर, राजगद्दी से हटाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और सही तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन किया था। इसी क्रम में उसका अगला उत्तराधिकारी जो होता है जलालुद्दीन खलजी का, उसका नाम था अलाउद्दीन खलजी, है ना। अलाउद्दीन खलजीज एडमिनिस्ट्रेशंस टाइम वाज 1296 टू 1316। उसका प्रशासनिक कार्यकाल जो था, शासन व्यवस्था का समय, वह था 1296 से 1316 ईस्वी तक। और जलालुद्दीन खलजी वाज किल्ड एंड सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ। अपना भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को अपना शासन उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा था। ही एस्टेब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया बाय कंक्वेरिंग गुजरात, मालवा एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। ही हैड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड मिलिट्री जीनियस। उसने भारत के बहुत सारे क्षेत्र, गुजरात, मालवा, राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और उसके पास एक अच्छा प्रशासनिक अनुभव था। साथ ही उसकी जो सैन्य शक्ति थी, मिलिट्री जीनियस, है ना, उस क्षेत्र में भी बड़ा ही वह कुशल था। He also undertook military campaign to conquer रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा एंड जालौर इन राजस्थान। और अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने के क्रम में उसने रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जालौर, राजस्थान आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था।
He sent his trusted commander Malik Kafur to acquire control of the Deccan and thus became the first Delhi Sultanate Sultan to cross the Vindhya region। और उसने अपने विश्वासी चीफ कमांडर मलिक काफूर को जो है वह आगे दक्कन के पठारी क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए और दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसको मिलाने के लिए उसको भेजा था। और मलिक काफूर जो कमांडर इन चीफ था अलाउद्दीन खिलजी का, वह भी बड़ा ही अपने प्रशासनिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में बड़ा ही कुशल था। और उसके बारे में मोरक्को का एक यात्री जब अपने भारत यात्रा के क्रम में आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। उसने हु विजिटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड दिस टाइम, इस समय अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जब भारत में आया तो उसने इस मलिक काफूर के बारे में कहा था कि अलाउद्दीन ruled almost the entire country for a brief period of time with Malik Kafur as his vice regent deputy commissioner। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के बहुत सारे क्षेत्र को जीता क्योंकि उसको एक कुशल सैन्य कमांडर मलिक काफूर की सहायता प्राप्त थी। उसके बिना वह इन क्षेत्रों को जीत नहीं सकता था, ऐसा उसने कमेंट किया था। तो इस वीडियो में कुल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले दिल्ली सल्तनत के राजवंश के बारे में बताऊंगा। वह है द तुगलक डायनेस्टी, एक केस स्टडी। तुगलक डायनेस्टी में है ना, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी आदि के बारे में, ये 3 महत्वपूर्ण हैं राजवंश, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।